क्योंकि मेरी कहानी तो बरसों से लोग सुनाते चले आए हैं अपने अपने अंदाज में, जिसका खौफ एक बड़ी सी हवेली के अंदर एक पुराने दरवाजे के पीछे हमेशा रहा है। पर मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं तो खूब खेलने वाली एक हंसमुख सी लड़की हुआ करती थी। पर कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है तो भी उसकी खटखटाहट इंसान को सुनाई नहीं देती। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। वो काली शाम जिसने मेरे जीवन को अंधेरे से भर दिया, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, और ना ये हवेली जो भूल भुलैया बन गई है। मंजू अपने प्रेमी रविंद्र के साथ हवेली से दूर एक शांत वातावरण में एक घने पेड़ के नीचे सुनहरी शाम बिता रही है। रविंद्र के हाथों में किताब है और खुद रविंद्र भी उस किताब में डूबा हुआ है। मंजू रविंद्र को घूरती हुई कहती है, प्रेमिका पास में है पर फिर भी किताब को अपनी प्रेमिका बनाए बैठे हो और उसी में डूब गए हो। फिर मेरा यहाँ क्या काम है भला? मंजू, जैसे तुझे नृत्य में इतनी दिलचस्पी है वैसे ही मुझे किताबों में। अच्छा मुझे बताओ कि क्या नृत्य करते समय तुम्हें तिनका भर भी मेरा ख्याल आता है क्या? मंजू नाव में सिर हिलाती हुई हंस पड़ती है। रविंद्र उसे नजरअंदाज करके वापस किताब में डूब जाता है कि तभी मंजू उठकर रविंद्र के सामने अपना मनोहर नृत्य करने लग जाती है और रविंद्र प्रेम निगाहों से मंजू को देखने लग जाता है। रविंद्र मंजू के नृत्य में खोया होता है कि तभी सहसा ऊपर आकाश में काले बादल छाने लग जाते हैं और धीरे धीरे पूरा आकाश गहरे काले रंग से ढक जाता है। बादलों के बीच से बिजली का कड़कना ऐसा लग रहा था मानो कोई गहरा संकट उभर कर आने वाला हो, और ठीक वैसा ही हुआ। महल से एक दासी नंगे पैर दौड़ते हुए मेरे पास आई और किसी बाबा के आने की खबर की और कहा, रानी जी बुलावा आया है, आप महल में वापस चले। कोई तपस्वी बाबा हैं जिनके लिए राजमाता चाहती हैं कि आप उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसा क्यों भला? और अभी तो हम रविंद्र के साथ है ना, और ऐसा क्या है उनमें जो हम उनके दर्शन करें? पता नहीं रानी जी, पर वो दिखने में बड़े ही भयानक से हैं। उनको देखो तो मानो ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर पर राख मल रखी हो। मंजू रविंद्र की ओर देखती है। रविंद्र मंजू को दासी के साथ जाते हुए देखता है। मंजू दासी के साथ महल में प्रवेश करती है। एक अतिथि का सत्कार कैसे करना चाहिए ये बात मंजू अच्छी तरह जानती थी, इसलिए मंजू ने बाबा को अपने हाथों से भोजन परोसा और स्वादिष्ट जलपान कराया। भोजन ग्रहण करते करते बाबा के मुख से चावल के कुछ दाने छूटकर फर्श पर गिरने लगे तो वो उन्हें भी बटोर बटोर कर खाने लगे और फिर पूरा मुंह खोलकर पानी पीने लगे। मंजू को ये सब देखकर बड़ा अटपटा लगा, पर वो मुंह बांधे बैठी रही। थोड़ी देर बाद जब बाबा खाकर उठने लगे तो मंजू उन्हें रोककर विनती की, तपस्वी बाबा, आप यदि यहाँ से ऐसे ही चले गए तो ये मेरा अपमान होगा। मैं अपने नृत्य से आपका मनोरंजन करना चाहती हूँ, इसीलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ी देर रुककर मेरा नृत्य देखें और उसके पश्चात ही आप यहाँ से जाएं। मंजू के मन में एक ही बात चल रही थी, तेरी वजह से मुझे रविंदर से अलग होना पड़ा। अब देख कैसे अपने नृत्य से तेरा मजाक बनाती हूँ। बाबा मंजू के मन में चल रही बात भाप गए। अनहोनी रोकने के लिए वो वहां से जाने लगे, पर मंजू ने नृत्य आरंभ कर उनका रास्ता रोक लिया। मंजू नृत्य करती जा रही थी और नृत्य करते करते वो बाबा के चारों ओर घूमने लगी। बीच बीच में वो फर्श को छूती और अपनी उंगलियां फर्श पर दबाकर उन्हें वापस अपने होठों से लगा लेती। यह देखकर बाबा को इतना क्रोध आया कि वे चिल्ला उठे, दुष्ट अभद्र लड़की, एक तपस्वी से कैसे पेश आते हैं तुझे ये तक किसी ने बताया नहीं। आरंभ में तो तूने अपने व्यवहार से मेरा हृदय प्रफुल्लित किया था, परंतु मेरे भोजन खाने के तरीके को लेकर तूने मेरा इतना घोर अपमान किया, वो भी अपने नृत्य नाटक के जरिए। मंजू भयभीत होकर पीछे हटने लगती है। ऐसे अक्षम्य अपराध की क्षमा नहीं होती लड़की, इसलिए जा, तुझे श्राप देता हूँ। इतना कहकर बाबा कमंडल से जल निकालकर अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसे मंजू के मुंह पर फेंक देते हैं। हाँ, तेरे कदम तेरे पैर में बंधी पायलों के साथ तब तक थिरकते रहेंगे जब तक ये तेरा नृत्य का घमंड तेरी ग्लानि में परिवर्तित नहीं हो जाता, और साथ ही तेरा वो प्रेमी जिसे छोड़कर तू मेरे पास आई और उससे दूर जाने की अग्नि में तूने मेरे साथ जो दूर व्यवहार किया, उसे भी तेरा प्रेम सदियों तक नहीं मिलेगा। वह तुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। बाबा क्रोध में महल से बाहर प्रवेश कर गए। वो काली शाम मेरी जिंदगी में अंधेरा बनकर रह गई। मंजू सहसा अपने आप नृत्य करने लगी।
और नृत्य करते करते वो महल के अंधेरे कमरे में जा पहुंची, जहां ना तो उसके पांव रुके और ना पायलों की छनक। दिन से रात हुई, रात से सुबह, सुबह से रात, पर मंजू नहीं रुक पाई और उसने उसी अंधेरे कमरे में दम तोड़ दिया। 20 साल बाद कुछ दिन बीत गए, पर शापित मंजुलिका अकाल मृत्यु मरी थी और इसी वजह से कई दिन महल के कोने कमरे में पायलों की आवाज आती रही। इतना लिखकर रविंद्र ने अपनी डायरी बंद करी। रविंद्र ने एक लंबी सांस भरी और आयशा की तरफ देखा, जिसने अभी तक मंजुलिका की कहानी को इतने गौर से सुना कि उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई थी। महल के चक्कर काटते काटते रविंद्र और आयशा अब तक महल की नक्काशी और कारीगरी से काफी प्रभावित हो गए थे। उन्हें महल इतना पसंद आया कि उन्होंने हर वो चीज उठा के देखी जो मंजुलिका की कहानी से जुड़ी थी। रविंद्र, तुमने मंजुलिका की कहानी को इतनी शिद्दत से लिखा है जैसे तुम शुरू से ही मंजुलिका के साथ रहे हो। आयशा इतना कहकर रविंद्र की ओर देखकर मुस्कुराती है। मंजुलिका सिर्फ एक कहानी है आयशा, कोई सच नहीं। और मैं एक लेखक हूँ जिसकी रुचि सिर्फ और सिर्फ किताबों में है, किसी लड़की की प्रेम कहानी में नहीं। दोनों हंसते हुए महल के कोने के कमरे में पहुंच जाते हैं, वो हिस्सा जहां मंजुलिका की मौत कहानी में लिखी गई थी। आयशा ताकत से उस दरवाजे को खोल देती है और दरवाजा खोलते ही एक जोर हवा का गर्म सा झोंका आयशा को पीछे धक्का देकर निकल जाता है। ओ रविंद्र, यहाँ तो सब कुछ धूल धूल है। यहाँ कैद किया था तुमने मंजुलिका को? सिर्फ कैद ही नहीं किया, यहाँ मारा भी था। आयशा मुड़कर रविंद्र को देखती है, उसकी आंखों में गुस्सा है। क्या हुआ आयशा? कुछ नहीं रविंद्र। रविंद्र बिस्तर पर लेटा हुआ सोच में डूबा था। कभी कभी हमारे लिखे किस्से, हमारी लिखी कहानियां सिर्फ हम तक सीमित नहीं रह जाती और कोई कहानी कभी झूठ नहीं होती। और अचानक रविंद्र का ध्यान टूटता है और उसे एहसास होता है कि आयशा उसके पास नहीं है। रविंद्र आयशा को ढूंढता हुआ महल में हर जगह घूम रहा होता है कि तभी उसे पायलों की छनकने की आवाज आती है और वो आवाज की दिशा में चल पड़ता है। रविंद्र छत पर पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आयशा उसके सामने उन्हीं पायलों में वैसा ही नृत्य कर रही है जैसा रविंद्र ने मंजुलिका को लिखा था। रविंद्र ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जैसे ही रविंद्र भागकर महल के बाहर आता है, ठीक उसी वक्त आयशा छत से उसके सामने गिर पड़ती है। आयशा के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, खून रिस रिस कर बह रहा है। रविंद्र के ये सब देख के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। रविंद्र को जब होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर लेटा पाया। वहां उसने डॉक्टर और पुलिस के बीच की बात सुनी। ये पहला किस्सा नहीं है जहां किसी और लड़की ने अपना मानसिक संतुलन उस हवेली में खोया और फिर वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। वहां पे और भी जाने जा चुकी है मतलब? यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि कोई मंजुलिका है। यह सब सुन के रविंद्र के होश उड़ जाते हैं और वो रोते रोते अपनी आंखें बंद कर लेता है। रविंद्र अपने घर वापस आता है और अपनी डायरी खोलकर लिखता है, मुझे नहीं पता मंजुलिका की कितनी कहानियां हैं, पर वास्तव में मंजुलिका है कौन, यह अभी तक एक रहस्य है जो शायद कभी नहीं सामने आ पाएगा। इतना लिखकर रविंद्र अपनी डायरी बंद करता है तो उसकी नजर पहले पन्ने पर जाती है जिस पर लिखा हुआ है, मंजुलिका वास्तविकता या भ्रम,